नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। और दर्शकों, आपके लिए एक बार हम फिर हाजिर हैं देश के कोने कोने से सार्थक, सकारात्मक, अच्छी खबरें लेकर। ऐसी खबरें जो ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हैं, ऐसी खबरें जो आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचालन कर दें। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की रेस में हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। तो अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हमारे और आपके बीच घट रही इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुन कर आप तक पहुँचाएँ। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। कहते हैं जाति ना पूछो जाचक की, पूछ लीजिए ज्ञान। हम अपने शो की शुरुआत में आपको एक ऐसे ही प्रतिभाशाली, मेधावी व्यक्ति से मिलवाएंगे जो यूं तो केवल तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा की सुगंध चारों ओर फैल रही है। शायद आप पश्चिमी उड़ीसा के रहने वाले हल्दर नाग की बात कर रहे हैं जी। हल्दर नाग मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन उन पर 5 विद्वान PhD कर रहे हैं। वो संबलपुरी भाषा में लिखते हैं और इस साल उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस साल पद्मश्री प्राप्त करने वाले पश्चिमी ओडिशा के आराध्य कवि हल्दर नाग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यूं तो मात्र तीसरी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन 5 PhD विद्वान उन पर शोध कर चुके हैं। यह अपने आप में काफी अद्भुत है कि 66 वर्षीय हल्दर नाग को संबलपुरी भाषा में अपने द्वारा लिखी गई सभी कविताएं और 20 महाकाव्य स्मरण हैं। संबलपुर विश्वविद्यालय अब उनके द्वारा लिखे गए सामग्रियों का संकलन हल्दर ग्रंथावली को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। सादगी हल्दर नाग की पहचान है। वे कभी चप्पल नहीं पहनते और हमेशा सफेद धोती और बनियान पहनते हैं। हल्दर नाग जी ने साहित्य को लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि वो लोगों का साहित्य लिखते हैं, इसलिए तो उनको लोक कवि रत्न की उपाधि भी दिया गया है कि वो लोगों का ही कथा कहते हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं और उनका साहित्य लोगों का ही साहित्य होता है। 1950 में ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक गरीब परिवार में जन्मे नाग केवल तीसरी कक्षा तक ही स्कूल गए। 10 वर्ष की उम्र में ही पिता के देहांत के बाद मजबूरी में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। घर की तंगहाली थी, इसलिए मिठाई की दुकान पर बर्तन धोने पड़े और उन्होंने 16 वर्षों तक रसोइये का काम किया। इसके बाद उन्होंने बैंक से 1000 रुपए का लोन लिया, जिससे उन्होंने स्कूली छात्रों के लिए स्टेशनरी और खाद्य पदार्थों की छोटी सी दुकान खोली। इतना सारे उनका क्रिएशन है, साहित्य का सृजना है। लगभग 50% से ज्यादा उनका काव्य कविता में दलित वर्गों का चित्रण, आम आदमी का, उनका जीवन का गाथा, उनका मिट्टी का, उनका दुख का, दर्द का बात वो बहुत आसान से, बहुत सरल ढंग से वो चित्रित की है कवि। इसी दौरान हल्दर ने 1990 में अपनी पहली कविता धोदो बरगच द ओल्ड बनियन ट्री लिखी, जो स्थानीय पत्रिका में छपी। उन्होंने पत्रिका को 4 कविताएं भेजी और सब की सब प्रकाशित हुई। उड़ीसा में लोक कवि रत्न के नाम से प्रसिद्ध हल्दर नाग अपनी विषय वस्तु को देहाती परिवेश, मुख्यतः प्रकृति, समाज, पौराणिक कथाओं और धर्म के इर्द गिर्द रखते हैं। वे अपनी कृतियों के माध्यम से पीड़ितों और सामाजिक सुधारों का मुद्दा उठाते हैं। 90 सालों के कविता लिखवार आरंभ है। 90 के दशक से मैं कविता लिख रहा हूँ। इससे पहले मैं लोक गायक था। 90 के दौरान मैंने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम से कविता प्रमेश नामक कविता पाई, जिसमें विनोद नायक द्वारा लिखित ग्राम पथा कविता को पढ़ा। इस कविता में कवि गांव के स्रोत से मानव जीवन का वर्णन करता है। इस कविता दर्शन से प्रभावित होकर मैंने अपना पहला कार्य धूदो बरगस किया। इसके बाद मैंने कई कविताएं लिखी जो व्यापक रूप से प्रकाशित हुई। एक कवि कभी नाम और प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागता, बल्कि प्रसिद्धि ही कवि के पीछे भागती है। मैं कभी पद्मश्री के लिए आकांक्षी नहीं था। मैं पद्मश्री के लायक नहीं हूँ, बल्कि इस पुरस्कार का पूरा श्रेय पूरे उड़िया लोगों को जाता है। पद्मश्री सम्मानटा हल्दर लगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नागरिक सम्मान पद्मश्री से कविता के क्षेत्र में हल्दर नाग को नवाजा। कविता लेखन को उच्च शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग का काम माना जाता है, लेकिन साहित्य के चितेरे देशज भाषाओं में भी हैं, ये बात कवि हल्दर ने साबित कर दिखाई है। गुड न्यूज इंडिया के लिए उमेश चंद्र विस्वाल की रिपोर्ट, बाड़गढ़, DD न्यूज। बिल्कुल कह सकते हैं कि हल्दर नाग की कविताएं अपने आप में इतनी खास हैं कि उसे पढ़कर बड़े बड़े विद्वान भी मंत्रमुग्ध हो जाएं।
और अब अपने दर्शकों के लिए चलते हैं शमसोडीह गांव में। दरअसल ये गांव आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है ये चर्चा का विषय? चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है शैला, क्योंकि यहाँ के गांव के लोगों ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर इसको रोशन किया है। सोलर पैनल्स की मदद से एक एक घर में इस गांव के बिजली पहुंचाई गई है। आइए देखते हैं क्या खास अभियान चलाया है। अपने देश के अर्धसैनिक बलों को हम उनकी बहादुरी, शौर्य और देश की सुरक्षा में दिए जा रहे उनके अमूल्य योगदान के लिए जानते हैं। लेकिन ये लोग अब आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयासरत हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की एक ऐसी ही कोशिश ने गया जिले के सुदूर गांव शमसोडीह की तस्वीर ही बदल दी है। विकास से कोसों दूर इस गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नदारद थीं। इस गांव में पहुंचने के लिए पगडंडी के सिवा कुछ भी नहीं है। अंधेरे में डूबे इस गांव का जब सौर ऊर्जा के जरिए विद्युतीकरण किया गया तो मानो विकास की बत्ती सचमुच जल उठी। अपने विकास कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ ने गांव में सोलर पैनल लगाए और यहां का हर घर रोशन हो उठा। सीआरपीएफ 159 बटालियन की तरफ से सोलर पैनल लगा के यहाँ जितने भी घर हैं उन घर को बिजली से रोशन किया गया है, ताकि यहाँ के गांव के बच्चे रोशनी में पढ़ सके, मोबाइल वगैरह चार्ज कर सके। बिजली के तहत सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया। इसके अलावा और भी सामग्री बांटी गई, इस पर लोगों में विश्वास पैदा हो सके। इस तरह से सीआरपीएफ की पहल से नक्सल प्रभावित शमसोडीह में सोलर लाइट से बिजली की रोशनी आ जाने से गांव और आसपास के लोग काफी उत्साहित हैं। यहाँ सोलर पैनल लगाकर सभी घरों में बिजली का एक एलईडी बल्ब और एक मोबाइल चार्जर कनेक्शन लगाया गया है। सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पर एक सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे यहाँ पर 14-15 परिवार जो रहते हैं यहाँ पर उनको लाइट की व्यवस्था की गई है। और उनकी तरफ से कुछ रेडियो और स्कूली बैग का वितरण किया गया है, जिससे यहाँ पर के लोग काफी प्रसन्न हैं। ग्रामीणों की माने तो पहाड़ों से घिरे दुर्गम इलाके में कोई पुलिस या अधिकारी इस इलाके में आना नहीं चाहता है। ऐसे में आजादी के 69 साल बाद उनके गांव में बिजली की रोशनी आई है। गांव वालों को अब रोशनी की तरह ही सड़क और पानी के इंतजाम होने की भी आस जगने लगी है। सीआरपीएफ की मदद से विकास की किरण धीरे धीरे ही सही शमसोडीह जैसे सुदूर गांवों में भी पहुंचने लगी है। इस इलाके में अब ये वर्दीधारी हाथों में बंदूक थामे दुश्मनों से लोहा लेने वाले सख्त जान के तौर पर ही नहीं पहचाने जाते, बल्कि लोगों की मुश्किलों में दोस्त की तरह खड़े ऐसे दल बन गए हैं जो संवेदनशील हैं और इलाके के विकास के लिए समर्पित भी। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से हमारे देश के अर्धसैनिक बल न सिर्फ देश की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी भी रोशन कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कार्टूनिस्ट से जो यूं तो कार्टूनिस्ट हैं, लेकिन असल में वो पानी बचाने का काम कर रहे हैं। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान
लगाकर बात सुनो, नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो, नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी बचाने की ये परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी हमारे समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जो बूंद बूंद पानी बचाने के लिए संघर्षरत हैं। हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाएंगे जो यूँ तो कार्टूनिस्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं अपने काम के लिए, लेकिन आज वो बूंद बूंद पानी बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आप बात कर रहे हैं आबिद सुरती जी की। आबिद सुरती एक कलाकार हैं, लेखक हैं, कार्टूनिस्ट हैं और भी ना जाने क्या क्या हैं। 80 वर्ष के हो चुके हैं वो, लेकिन उसके बावजूद पानी बचाने का जज्बा उनमें इतना ज़्यादा है कि वो घर घर जाकर लोगों के नल को ठीक करते हैं और उनकी पाइपलाइंस को भी ठीक करते हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस समय जब देश के तमाम हिस्सों में पानी का भारी संकट चल रहा है, कई लोग पानी बचाने के तरीके खोज रहे हैं। ऐसे लोगों में कार्टून कोना दब्बू जी के चर्चित कार्टूनिस्ट और लेखक 80 वर्षीय आबिद सुरती लोगों के घर घर जाकर टपकते नल और पाइपलाइन निःशुल्क ठीक करते हैं और बचाते हैं बूंद बूंद पानी। 80 साल के बुजुर्ग लेकिन अपने हौसलों से जवान आबिद सुरती का कार्यक्षेत्र मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय इलाका मीरा रोड है और वो पिछले 8 साल से इस अभियान में लगे हुए हैं। आबिद ने इसके लिए एक स्वयंसेवी संस्था ड्रॉप डेड फाउंडेशन बनाई है जो पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है। और पानी बचाना इसलिए भी जरूरी है कि हर मजहब ने, जितने भी मजहब है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सब ने ये कहा है कि किसी भी तरह पानी बचाओ। मैसेज जो है ये भी फैलाना है गांव-गांव में कि भाई सबको, हम सबको मिलकर काम करना है। जैसे राजस्थान में मिलकर हो रहा है, और राजेंद्र सिंह के, क्या नाम है उसका, राजेंद्र सिंह, वो गांव वालों को साथ लेकर, ये नहीं है कि भाई सरकार ने फंडिंग दिया, मजदूर बुला ली, वो नहीं, हम और आप साथ हैं और काम करेंगे और हम गांव को जो ये अकाल में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालेंगे। आबिद के काम करने का तरीका काफी सुनियोजित है। हर रविवार को आबिद अपने एक साथी और एक प्लम्बर के साथ लीकेज का पता लगाने और नलों को ठीक करने के लिए आसपास के इलाकों में जाते हैं। फिर सोमवार को आबिद, उनका साथी और प्लम्बर हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर या लिफ्ट के पास पोस्टर चिपका देते हैं जिस पर लिखा होता है बूंद बूंद बचाओ या मौत बुलाओ। मौत बुलाओ जैसे शब्दों का लोगों पर एकदम असर होता है और वे हर घर में पर्चा भेजते हैं जिसमें समझाया जाता है कि मौत बुलाओ का मतलब क्या है।
इसके बाद जब वो अगली सुबह सोसाइटी पहुंचते हैं तो लोग उनका दिल से स्वागत करते हैं। बड़ा आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। खर्चा कितना, सिर्फ एक प्लम्बर का ही आपको खर्चा है, और क्या खर्चा है। और ज्यादातर जो होता है खराब होते हैं वो वॉशर खराब होते हैं नल के अंदर, तो वॉशर कितने 50 पैसे का आता है, वो हम हमारे पैसे से देते हैं। कोई भी नेक काम आप शुरू करेंगे किसी भी फील्ड में, चाहे चिड़ियाओं को बचाने के लिए, चाहे कुत्तों को गठिया निकल रही है हमारे मीरा रोड में, कुत्तों को बचाने के लिए, कुछ भी एक नेक काम आप सोचिए, उसमें पूरी ईमानदारी, पूरी ट्रांसपेरेंसी, भीतर कोई मतलब हेरा फेरी न हो, तो ऊपर वाला आपका फंड रेजर बन जाता है। आबिद का दावा है कि इस अभियान के तहत अब तक वे तकरीबन 1 करोड़ लीटर पानी की बर्बादी रोक चुके हैं। आबिद का काम मशहूर हो रहा है और अब उन्हें इस अभियान में हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। आबिद अब जल संरक्षण को लेकर युवाओं और स्कूली बच्चों को खास तौर पर जागरूक कर रहे हैं। आबिद का मानना है कि अकेले दम पर हम भले ही गंगा को न बचा पाएं, लेकिन कुछ बूंदे पानी तो जरूर बचा सकते हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लेकिन जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, किसी कारणवश कट जाते हैं या कई सारी दिक्कतें होती हैं, उन्हें अक्सर लोग लाचार समझते हैं, बेचारा समझते हैं, और कई बार तो हम ऐसे लोगों को दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए भी देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा शख्स जिसके दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर नहीं, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है? बिल्कुल, दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं मोहम्मद इकबाल। विशेष रूप से सक्षम है, इनका जज्बा भी विशेष है और ये एक स्वयंसेवी संस्था चला रहे हैं पागिर, जिसके माध्यम से ये सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुधार रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, इंसान को किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ ऐसी ही हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल एक ऐसी शख्सियत जिनमें संघर्ष है, हिम्मत है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है। इनको आम लोगों की तरह कुदरत ने सब कुछ नहीं दिया। इनके ना तो दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर। इस सब के बावजूद इनमें जज्बे और हौसले की कमी नहीं है। यूं तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन इकबाल अपने जैसे दूसरे दिव्यांगों के लिए सहारा बने हैं। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत लेह से की और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर एक स्वयंसेवी संस्था पीपुल्स एक्शन ग्रुप फॉर इंक्लूजन एंड राइट्स यानी पागीर की स्थापना की। लेह लद्दाख की संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए इकबाल बेहद जागरूक है और इनकी कोशिश जारी है। हमें जिंदगी को हार नहीं मानना चाहिए, ये मैंने तय किया कि विकलांग हो तो तभी मैं बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा मेरे अपने दिल में अपने आप वो जग गया कि विकलांग हो के भी बहुत कुछ कर सकता है। पहले तो मैं खुद संघर्ष किया, खुद तो हौसला अपने आप को हौसला दिलाया। अभी बहुत से लोग और अपना जो विकलांग लोग है वो भी मेरे से जोड़ रहा है, तो मुझे इसमें सक्सेस होने का रास्ता अभी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं। इकबाल अपनी संस्था के तहत लोगों को कई तरह का रोजगार प्रशिक्षण भी देते हैं। वे अपने ट्रेनिंग सेंटर में दिव्यांगों को कागज के लिफाफे बनाना, पेंटिंग करना, कपड़ों के कतरन से गलीचा बनाना, कागज की वस्तुएं इत्यादि बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, काम सीख लेने के बाद ये ऐसे लोगों को कारोबार लगाने में या फिर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद भी करते हैं। एक बार जैसे वो जुआ शुंसो बोलते वो वेस्ट में काम करता है ना जी सर, वेस्ट कपड़ा, वेस्ट पेपर में काम करता है। वेस्ट पेपर में से बनता है सर जी, एलिफेंट या कटिंग बॉल कुछ वगैरह बनता है सर जी। इकबाल जानते हैं कि इलाके की सभ्यता, संस्कृति और धरोहर को बचाए रखने के लिए अगली पीढ़ी का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। इसीलिए वो प्रतिदिन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इकबाल के प्रयासों से लद्दाख में सरकारी इमारतों में विशेष रूप से सक्षम लोगों की सहूलियत के लिए रैंप का निर्माण भी कराया गया है। इकबाल के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के चलते उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इकबाल ने दिव्यांगों के जीवन में आत्मसम्मान की भावना लाने की जरूरत पर बल दिया है। वे आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
ऐसे लोगों के लिए वो एक जवाब है जो दिव्यांगों की क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं। किसी ने सच कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और निखिल, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी है गुड न्यूज़ इंडिया में। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। होनहार बिरवान के होत चीखने पात। अब हम आपको एक ऐसे ही प्रतिभाशाली होनहार बिरवा शुभम बख्शी से मिलवाएंगे, जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में पूरे छत्तीसगढ़ बोर्ड में टॉप किया है। दरअसल निखिल, शुभम ने जो स्थान प्राप्त किया है, उस स्थान को प्राप्त करने की इच्छा हर छात्र की होती है, लेकिन शुभम के लिए ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन गुर्बत में बिताया है, लेकिन इन्होंने अपना हौसला और पढ़ने की अपनी इच्छा कभी नहीं छोड़ी। बिल्कुल साधारण परिवार के असाधारण प्रतिभाशाली छात्र शुभम। मुश्किलों और मुफलिसी के बीच सफलता का नया इतिहास बनाने वाले शुभम बख्शी ने वो कर दिखाया है जिसकी हसरत शायद हर छात्र को होती है। बिलासपुर के शुभम ने शिक्षा में पूरे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहला स्थान हासिल किया है। शुभम की ये सफलता साधारण नहीं है। शुभम के पिता लंबे अरसे से बीमार हैं और वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। लिहाजा मां को ही आजीविका के लिए सिलाई कढ़ाई का काम करना पड़ता है। जाहिर है शुभम के पास संसाधनों का घोर अभाव था। पिता की देखभाल, उनकी दवा की जरूरतें और अपेक्षित सेवा का पुत्र धर्म बखूबी निभाते हुए विषम परिस्थितियों में भी शुभम का पढ़ाई के प्रति समर्पण और जुनून बरकरार रहा। और पिछले दिनों जब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नतीजे आए तो सरस्वती शिशु मंदिर के इस होनहार बिरवा ने 97.60% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। मैं जब चार महीने का था बस, तभी से मेरे पापा जी का मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं और पूरी जिम्मेदारी परिवार की मम्मी पे आ गई। तो मैं शुरू से ये सोच के रखा था कि हमारा परिवार का आय भी उतना अधिक नहीं है, तो अगर हमको कुछ करना है तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से ही कुछ चीज़ मिल सकता है। और इसलिए मैंने शुरू से ही पढ़ाई चालू कर दी और 10th में भी बहुत तैयारी किया था, लेकिन कुछ नाम से सेकंड आया था और इस बार 12th में टॉप। ख्वाब ऊंचे हैं, कुछ बड़ा कर दिखाने की तमन्ना है, चाहे लाख दुश्वारियां हों, लेकिन मुकाम हासिल करना है। कुछ ऐसे भाव लेकर ही शुभम पढ़ाई में जुटा रहा और उसने सूबे भर के 2,75,000 से अधिक विद्यार्थियों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। शुभम इस सफलता का श्रेय मां को देता है। वहीं मां की आंखों में बेटे की इस उपलब्धि पर
आंसू छलक पड़े। मनो पढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करती थी कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तुम्हारे पापा का तो ऐसे है कि पैसा मनो रिटायर होंगे तो पैसा मिलेंगे तो तुम कुछ बिजनेस कर सको या कुछ कर सको, ऐसे तो हमारी स्थिति नहीं है करके मैं उसको पढ़ने के लिए इंकरेज करते रहती थी। बचपन से ही गरीबी बदहाली का दंश झेल रहे शुभम के जीवन में कई बार मुसीबतें पहाड़ बनकर टूटी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। बिलासपुर के इस लाल ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि गरीबी और बेबसी की जिंदगी जी रहे परिवारों के बच्चों को भी संदेश दिया है। गुड न्यूज इंडिया के लिए बिलासपुर से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निखिल, कार्यक्रम के अंत में बात पत्रों की कर लेते हैं। बहुत सारे मेल आए हैं। महेश दोरा लिखते हैं कि उन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद है और पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम को देखते हैं। शुक्रिया महेश। और शशि भूषण लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और दुल्मी की स्टोरी इन्हें बहुत पसंद आई। ये लगते हैं कि अपना शो इसी तरह से जारी रखें। वहीं परमिंदर सिंह ने लिखा है कि आपका धन्यवाद कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। शिखर ठुकराल लिखते हैं कि आपके कार्यक्रम को अपार सफलता मिले क्योंकि ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। वहीं शबनम अली लिखती हैं कि वो इस शो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, पूरे परिवार के साथ इस शो को देखती हैं। लखीमपुर उत्तर प्रदेश से रुद्र प्रताप सिंह लिखते हैं कि ये कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लगता है और इसे वो पूरे परिवार के साथ देखते हैं। बहुत शुक्रिया रुद्र आपका। वहीं करुण्या विजयवाड़ा से लिखते हैं कि उन्हें भी ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज का ये कार्यक्रम निखिल हम यहीं समाप्त करते हैं। दर्शक मित्रों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें यूं ही लिखते रहिए। यूं तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। तो दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें होंगी, सार्थक सकारात्मक खबरें होंगी, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर गुड न्यूज़ के कुछ वीडियोस हों तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम उनका आकलन करेंगे और अगर वो हमारे कार्यक्रम के मानकों पर खरी उतरती हैं तो हम उसे ज़रूर स्थान देंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।